हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकमिंग मैथ रीथ अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे पास लेक्चर्स को हमारे पढ़ रहे हैं, वो और भी स्टूडेंट को शेयर कर दें, ताकि ये जो लेक्चर्स हम यहाँ पर डिलीवर करते हैं वो स्टूडेंट तक पहुंच जाए और वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो हम लोग लास्ट क्लासेस के अंदर लिमिट को कवर कर लिया था। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो लिमिट टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया था कि लिमिट को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। और हमने कनेक्ट करा था कि हमारे पास जो हम पढ़ के आए हैं अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर, वहां से हम कैसे इस हायर मैथमेटिक्स में हम आते हैं, हम प्योर मैथमेटिक्स की तरफ अप्रोच करते हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। अब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे कि हमारे पास कोई फंक्शन या कोई कर्व या ग्राफ कॉन्टिन्यूअस कब होता है, उसकी कंटिन्यूटी कब डिफाइंड होती है ना। और फिर हम उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, कौची डेफिनेशन, उसको हम पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल डेफिनेशन है हमारे पास कंटिन्यूटी की, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी जो है पढ़ना स्टार्ट करा है बिल्कुल रिसेंटली, तो आप इन लेक्चर्स को डे बाय डे, एक दो लेक्चर्स आप देखते रहे, क्योंकि आप लास्ट समय के लिए यहाँ पर लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, ये पढ़े रहेंगे। तो आप ये ना सोचिएगा कि हम चलो एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, पूरा हो जाएगा, एक लेक्चर तो है। इस ये जो मैथमेटिक्स है, ये आपकी कोर मैथमेटिक्स है। आप इतना समझ लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमको, मैं उनको बार बार कहता रहता हूँ कि ये जो मैथमेटिक्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, ये कोर मैथमेटिक्स है, दिस इज एक्चुअल मैथमेटिक्स। तो इसको समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। और समय देना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि हमें हर एक लेक्चर को बहुत बारीकी से सीखना होगा, है ना। टीचर्स क्या कह रहे हैं, आप अपने क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, वहां पर भी ये जो हमने चैनल बनाया, दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू द हायर मैथमेटिक्स। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोफेसर्स के भी लेक्चर मिलेंगे लेटर ऑन। हम इस पे काम कर रहे हैं। बाकी हम यहाँ पर अभी जो आपका सिलेबस है, जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस है, उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सबको शेयर कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो जो भी हम लेक्चर्स या कोई भी हम मैथमेटिक्स कंटेंट या कोई भी सेमिनार या कॉन्फ्रेंसेस कुछ भी हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, कोई अपडेट्स हम अपलोड करेंगे, तो आप तक पहुंच जाएगा, ताकि आप कनेक्ट हो पाएंगे हमसे। और आप अपनी जर्नी को बेहतर बना पाएंगे, आप अपनी मैथमेटिक्स जर्नी को बेहतर के लिए आप बेहतर बना पाएंगे। ओके। तो हम लोगों ने लिमिट पढ़ा, अब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं। तो कंटिन्यूटी, जैसा कि वर्ड समथिंग इज कॉन्टिन्यूअस, नो ब्रेक, नो जंप, है ना, ये चीज हमें पता है। तो इफ वी हैव सम ग्राफ एंड कर्व, and in that curve, if the function is if graph of the function is not break, ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि कंटिन्यूअस है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, आई एम जस्ट टेकिंग एक्स एक्सिस बिकॉज हम इसका सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो देयर नीड ओनली टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड वाई गिव्स द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, वी हैव हियर ऑल दिस। तो यहाँ पर हमने मान लो कि सपोज दैट वी हैव कुछ लाइक दिस, यस, मतलब कोई भी फंक्शन कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर हम यही तरीके से एक ऐसे फंक्शन डिफाइन करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ तक करा, यहाँ गए, और जस्ट हमने यहाँ पर एक हालो सर्कल करा, और ये, हाँ, हालो सर्कल का मतलब है कि वहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास ब्रेक हो गया। इट मीन्स अगर ये पॉइंट एक्स बराबर ए था, इट मीन्स दैट कि जो एफ ए है वो डिफाइंड नहीं है, डज नॉट डिफाइंड, या एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अब हमारे पास कर्व या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। ठीक, एक तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो उस पॉइंट पे फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो हमने एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं, सपोज दैट कि ये हमने कहा C1 है, तो वी आर जस्ट सेइंग
कि ऐसे ग्राफ गया और यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, वी हैव द, ये यहाँ पर तो वैल्यू खत्म, यहाँ पर है। हमने कहा कि फंक्शन की वैल्यू ये तुम्हारे पास रही होगी, एफ पे इज हेयर इज एग्जिस्ट, बट गैपिंग आ गई, गैपिंग आ गई तब भी ब्रेक हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है फंक्शन ब्रेक ना हो, ठीक है, ब्रेक ना हो, ना ही जंप हुआ हो कि एक पॉइंट से हट के दूसरे पॉइंट से तुरंत वैल्यू देने लगा, तो ये गैपिंग हो गई उसके बीच में, कर्व के बीच में, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा, है ना, बिल्कुल स्मूथली या कॉन्टिन्यूअस वो नहीं रहा। तो दो कंडीशन हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस टू केसेस में नहीं रहेगा। एक तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो पहली बात तो ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करना जरूरी है फॉर द कॉन्टिन्यूटी। दूसरी बात कि अगर जंप हो जाएगा तो उस पॉइंट पे लिमिट इक्वल, लिमिट आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि लिमिट निकालने के लिए हमें पता है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, वी नो दैट। तो अगर हमारे पास फंक्शन ब्रेक हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाली वैल्यू कुछ आएगी फंक्शन की, या लिमिट की वैल्यू मान लिया ये L1 थी, ये आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट पे ये कोई वैल्यू आएगी, तो L1 विल नॉट इक्वल टू L2, तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जंप भी नहीं होना चाहिए और ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस, मोटे मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एफ ए एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो ठीक है, तो एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। लिमिट का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब ये वाला केस ना हो कि जंप ना हुआ हो। अगर जंप हुआ होगा तो उनकी लिमिट इक्वल नहीं होगी, ठीक है, और अगर ब्रेक हुआ होगा तो फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, तो भी डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, और ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और ए लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ पर मान लो हट के फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, बट फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे कहीं एक पॉइंट लिख दिया, कैसे, इस तरीके से मान लो ये था, और यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर आलो आ गया, फिर ये चला, बट फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे कोई दूसरी दे दिया, सपोज दैट कि यहाँ पर हमने दे दी ये वैल्यू दे दी, ये भी नहीं केस होना चाहिए, है ना, वरना तो ब्रेक हो जाएगी ना, ब्रेक हो गया, कर्व ब्रेक हो गया, वहां पर पॉइंट चला गया तो क्या ही मतलब, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ ए शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू ए। तो ये समझना कॉन्सेप्ट की हमारे पास जो लिमिट है दैट शुड बी एग्जिस्ट, फंक्शन की वैल्यू शुड बी देयर, और बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इसी तरीके से अगर हम इंटरवल की बात करें, हर एक पॉइंट पे का डेरिवेटिव की बात करें, तो सेम डेफिनेशन शुड बी होल्ड देयर, ओके। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। दिस इज कंटिन्यूअस, नो ब्रेक, नो जंप, है ना। एंड अच्छा, ये चीज हम कह के कब पाएंगे, अगर इसको मैथमेटिकली कब कह पाएंगे, जब फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, देन वी कैन से कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ओके। तो लेट अस राइट कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट होता है, तो डेफिनेशन कब हम फंक्शन को कह सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी तो मतलब है कि ब्रेक हो जाए, या फिर तुम्हारे पास लिमिट्स इक्वल ना करे, लिमिट ना निकले, तभी इसका मतलब, लिमिट नहीं निकलने का मतलब तो ये होता है कि जंप हो गया, या हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट कोई एग्जिस्ट ही ना करे, ऐसा भी पॉसिबल होता है ना। और बिकॉज वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन वैल्यू शुड बी फाइनाइट, तो इसका मतलब है लिमिट भी आपको फाइनाइट आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास हमको समझ आ रही है कि हम क्या बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की, कि हमारे पास उसमें ब्रेक ना हो, उसमें जंपिंग ना हो, है ना, वैल्यूज के अंदर, तो वो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, क्लियर। तो इसको आइए डिफाइन कर लेते हैं, जो अभी तक हम डेफिनेशन पढ़ते चले आए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो लेट अस डिफाइन continuity. So a function, you can just say a function, a function, देखिए आप लोग, a function affects,
a function fx is said to be is continuous at x is equals to a। एक पॉइंट है x इक्वल्स टू a, उस पॉइंट पे चेक करना है। हम एक पॉइंट पे अगर पता कर ले तो हम अगर थ्रू आउट डोमेन थ्रू आउट इंटरवल वी कैन से कि हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो लेट अस सी कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अ फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। क्या चीज है, तभी पॉसिबल होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करे, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल है। ठीक है, यू कैन जस्ट से इफ एंड ओनली if and only if the following मिल रहा है आजकल सही से। ओके, आप लोगों को दिख तो रहा होगा आई थिंक, हाँ क्लियरली तो बहुत विजिबल है। इफ एंड ओनली द फॉलोइंग थ्री कंडीशन। अगर कोई आपसे बोले कि बताइए फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो थ्री कंडीशन शुड बी देयर, है ना। कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी थ्री कंडीशन? पहली बात तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो यही है कि फंक्शन की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करे, है ना। यू कैन से एफ ए एग्जिस्ट, एफ ए एग्जिस्ट, यू कैन से कि एफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट पॉइंट एक्स इक्वल टू। एफ एग्जिस्ट का मतलब तो यही है ना, डिफाइंड का मतलब वैल्यू देता है कोई ना कोई। एफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। इज इट क्लियर? पहली बात तो ये। दूसरी बात, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस लिमिट x tending to a of fx exists and should be finite, है ना, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू समथिंग, तो इसका मतलब है कि लिमिट भी फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, नंबर थर्ड, ये दोनों लिमिट और फंक्शन की वैल्यू शुड बी इक्वल। यू कैन सी दिस इज योर लिमिट x टेंडिंग टू a और fx इज जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट। तो समझ में आ गया कि हमारे पास, और हमने देखा भी ग्राफिकली, हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है फॉर द कंटिन्यूटी, है ना। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करे, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे एंड बोथ आर इक्वल, देन वी कैन से फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? तो इफ वी आर सेइंग कि फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो यू कैन से कि लाइक अ रिमार्क लिख लीजिए कि अगर किसी इंटरवल में हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि वो फंक्शन थ्रू आउट डोमेन थ्रू आउट द इंटरवल इज कॉन्टिन्यूअस, तो मतलब उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन। तो अगर हमने पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की बात कर ली, तो इसका मतलब उसके पॉइंट इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यू कैन जस्ट राइट अ रिमार्क या नोट अ फंक्शन fx, if I'm saying a function fx is continuous, fx is continuous in the interval in an interval if it is continuous at every point, continuous at every point in that interval,
गॉट इट। तो अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करें, इसका मतलब वो जो है हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। तो अगर हम कह रहे हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। ओके। तो अब हम आते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को लेकर। तो हम एक चीज हमें पता है कि जब हम लिमिट को डिफाइन करते थे, है ना, और या कॉचीज डेफिनेशन जो लिमिट की हम लिखते थे एप्सिलॉन डेल्टा वाली, तो यू नो दैट कि वहां पर अगर हमारे पास कहते थे ना कि लिमिट x टेंडिंग टू a ऑफ fx इज समथिंग l, है ना, यहाँ पर l क्या हो जाएगा, होगा एक्चुअली हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू ही हो जाएगी। तो जो डेफिनेशन हम वहां लिखते थे, अब यहाँ पर l की जगह पर हमको क्या रख देना है, फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू शुड बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसी डेफिनेशन को अगर वो आपने पढ़ा है, वो आपको याद है डेफिनेशन, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जस्ट रिप्लेस दिस एल विद एफ ए, फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि लिमिट अब फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए ना फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए। तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी वहां पर, तो इसका मतलब होता था दैट समथिंग एल। और तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं, फॉर एवरी एप्सिलॉन be able to find a delta such that mod of fx minus l is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta. It was the definition for limit, है ना। अब हमें यही डेफिनेशन किसके लिए, फंक्शन की वैल्यू के लिए रखना है, कंटिन्यूटी के लिए रखना है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन डेल्टा such that mod of fx minus fa is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than 10. This definition will be for the continuity at a point x is equals to a, and this is known as Cauchy's definition या epsilon delta definition. So if they ask in a paper that write the epsilon delta definition for the continuity, limit, whatever they are, you just write these word, this statement, this definition for the that. और sometimes problems को solve करते समय हम इस जो फंडामेंटल डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की या लिमिट्स की, इनका हम यूज करेंगे, है ना, और इनसे हम रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे। जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे इन डेफिनेशंस का यूज करके हम करते हैं। जो रिजल्ट्स होते हैं, हमने बताया था कि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस से हम रिजल्ट्स बनाते हैं, और रिजल्ट्स की एप्लीकेशंस होते हैं, उनको हम फिर प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करते हैं। ओके। so let us write the definition that is known as epsilon delta definition for the continuity. Okay, so let us write here, यहाँ से लिख लेते हैं, दिस इज epsilon delta definition। ठीक, इसको हम कॉचीज डेफिनेशन भी बोलते हैं। ओके, तो लेट अस डिफाइन, सेम है, हम जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़ा था उसी के फॉर्म में लिखेंगे। तो a function fx is said to be continuous at a, पॉइंट ए पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन, है ना, फॉर एवरी ईच, है ना, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन पॉइंट, और ये कितना भी छोटा क्यों ना ले लो, तो इसलिए हम अपने डिफिनेशन में लिख देते हैं। बट अगर हमने लिखा फॉर एवरी एप्सिलॉन, इट मींस वट एवर इज, कितना भी छोटा क्यों हो, कितना बड़ा भी हो। जब बड़ा होता है तो उसके लिए हमारे पास आसानी होती है उस चीज को देखना कि हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। बट जब स्मॉलेस्ट होता है
तब हमारे पास थोड़ी डिफिकल्टी रहती है कि हाँ इस स्मॉलेस्ट इंटरवल के अंदर सारी वैल्यूज कंटेन करेंगे कि नहीं कंटेन करेंगे, है ना। तो इसलिए हम डिफिनीशन के दौरान लिख देते हैं कि हाउ इट शो योर स्मॉल, है ना, कितना भी छोटा क्यों ना हो। कितना भी छोटा हम एप्सिलॉन क्यों ना लें, देयर शुड बी अ डेल्टा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ठीक है, सच दैट अगर हमारे पास x इस इंटरवल में हो, मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, दिस शुड इम्प्लाई मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और जो ये हमारे पास x है और a है, दैट इज लेइंग इन दिस इंटरवल, डोमेन ऑफ एफ, है ना, डोमेन ऑफ एफ के ही पॉइंट्स हैं एक, तो डोमेन के अंदर ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वहीं पर जहां पर फंक्शन डिफाइंड है वहीं पर चेक कर सकते हैं, जहां पर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं वहां पर तो कंटिन्यूटी की हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन, कि तुम्हारे पास फॉर फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, समझना, इसका मतलब हुआ कि दिस x इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, अगर x इस इंटरवल के अंदर लेंगे तो दिस इंप्लाइज जो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है दैट विल बी बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल एफ ए माइनस एप्सिलॉन एंड एफ ए प्लस एप्सिलॉन, दिस इज द डेफिनेशन, है ना। ये लिखा हुआ है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, यहाँ से ये आता है, और एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन डेल्टा यहाँ से आता है। ये सारी चीजें हम अर्लियर क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बहुत ज्यादा यहाँ डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट ये आपको आना चाहिए कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन ले लेंगे, एप्सिलॉन लेंगे तो ये इंटरवल बन जाएगा। अब इस एप्सिलॉन के लिए हमको एक डेल्टा जरूर मिलेगा या मिल जाता है, such that this interval be formed, ये इंटरवल मिला, और इस इंटरवल से हम जो x उठाएंगे तो उसमें फंक्शन की वैल्यू फिर इस इंटरवल से आएगी, दिस इज द सिंपल फॉर्म फॉर्म ऑफ द डिफिनीशन, यही डिफिनीशन कहते हैं। अगर ऐसा होता है हर एक एप्सिलॉन के लिए तो वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है उस पॉइंट x बराबर a पर, ओके। तो यू जस्ट सिंपली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड राइट बाय सेल्फ, है ना, कि कैसे हम इसको रटना नहीं है, डू नॉट ट्राई टू क्रैम द मैथमेटिक्स, just try to understand the mathematics, what is saying the definition, what is the result is saying, you just think about it, okay. So a function f(x) is said to be continuous at x equals to at x a if for each epsilon positive, how show your small, इतना भी छोटा क्यों ना, there exists delta positive such that mod of x minus a is less than delta implies fx minus a, इसको और भी लिखते, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जाता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, सॉरी, इस डिफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो अपनी डिफिनेशन को पढ़ते मतलब दे आर लिखने के तरीके अलग होते हैं, सेम चीज लिखी हुई है, ऐसे लिखा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस का एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, दोनों की बात तो एक ही है ना। यहाँ पर हमने कहा जब हम एक चीज इंटरवल में लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, है ना। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जब हम x इस इंटरवल से लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, बोथ आर द सेम राइटिंग, तो हमने यहाँ पर x मॉड ऑफ x माइनस ए बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज सिंपल। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन, ओके। एक डेफिनेशन और चलती है, दैट इज हीन्स डेफिनेशन, वो सीक्वेंसेस की कन्वर्जेंस के ऊपर बेस्ड है। सीक्वेंसेस के हम जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे आगे हैं हमारे पास, सीक्वेंसेस का नहीं, रियल एनालिसिस जहाँ पर नहीं है अभी, वो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें
कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर्स का या फिर कोई भी सीक्वेंस, उसको हम कन्वर्ज कराते हैं वेरी एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। तो उससे बेस्ट इस डिफिनीशन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। क्योंकि वो अभी कॉन्सेप्ट आपका सीक्वेंसेस वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। बट सीक्वेंसेस ऐसे जनरली तो आता है ना, अरेंजमेंट ऑफ सब नंबर्स इन ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस, है ना, कुछ नंबर्स को हमने रख दिया। अब वो सीक्वेंस कन्वर्जन का मतलब है कि इनफाइनाइट पे जाके हमें कोई वैल्यू मिल रही है, फिक्स वैल्यू मिल रही है, और वही लिमिटिंग कहती है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और उसी को हम कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ताकि इस डिफिनीशन को भी आप ध्यान रखें, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। तो दो डिफिनीशन हमने पढ़ी, एक तो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, कंटिन्यूटी की डिफिनीशन, कि लिमिट शुड बी एग्जिस्ट एंड दैट शुड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ए। दिस इज डेफिनेशन हम अर्लियर अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये जो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डिफिनेशन है, ये आप यहाँ पर हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, हम डिफरेंशियल कैलकुलस के पेपर में पढ़ रहे हैं, और दिस इज योर फंडामेंटल डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, दिस इज मेन, ये डिफिनेशन है, ये जो हमारे पास अबव डिफिनेशन है वो यहीं से आई हुई है। ठीक, नेक्स्ट एक डिफिनेशन और पढ़ेंगे, दैट इज योर हील्स डिफिनेशन। वो अलग अंदाज में कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं, और उसमें सीक्वेंसेस को इन्वॉल्व कर, कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस को बात करते हैं। तो आइए जरा, अगर ऐसा भी कहीं मिल जाता है किसी भी फंक्शन के लिए, वैल्यूज के लिए, तो भी हमारे पास जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू। क्लियर, तो लेट अस डिफाइन द डेफिनेशन थर्ड। इसको हम हील डेफिनेशन बोलते हैं। Okay, so this is, you can just write here, based on convergent sequences. Okay, a function, है ना, डिफाइन कर लेते हैं, a function f(x) is said to be continuous at x is equals to a if for every epsilon epsilon नहीं, यहाँ पर सीक्वेंसेस की बात करेंगे, है ना, डिफिनेशन दिमाग में रहती है तो epsilon आ गया। एक सेकंड में बताना है इसको। अरे यार, मिटोगे कैसे आप? हम्म, ये दिमाग के ऐसे, ओके, अब डिलीट कर देते हैं। ओके, okay, so if for every sequence, उसको सीक्वेंस को इस तरीके से लिखा जाता है ए एन, या फिर इस तरीके से भी लिखा जाता है ए एन, ये सीक्वेंस है ना, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन कन्वर्जिंग टू ए, वो सारी सीक्वेंसेस फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन, है ना, इस कन्वर्जन। अब ए एन, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये सारी वैल्यूज कहाँ से ले रहे हैं हम? वो डोमेन से उठा रहे हैं, वी आर टेकिंग फ्रॉम डोमेन, और ए भी डोमेन के अंदर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ सीक्वेंसेस ले रहे हैं, उन सीक्वेंसेस, जो सारी सीक्वेंसेस जो कि ए पे कन्वर्ट कर रही है, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन विच इज कन्वर्जिंग टू ए। तो आप बताइए, जब हम वैल्यूज किसी डोमेन से लिखा रहे हैं, तो एफ वन, ए वन, ए टू, इस तरीके से, तो एफ ऑफ ए वन भी एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ ए टू भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब फंक्शन की वैल्यूज उन
सीक्वेंस के मेंबर्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो जब फंक्शन की वैल्यूज मिलेंगी तो उनके लिए भी एक हमारे पास जो है सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी एफ ऑफ ए एन की। ठीक है, तो इफ इज कन्वर्जिंग टू ए, then the sequence f of an converges to f। इनका कहने का मतलब समझिएगा, यू नो दैट कि वी हैव द डोमेन, यहाँ पे ये फंक्शन कोई होगा एफ एक्स, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने फंक्शन ले लिया और हमने कहा दिस इज योर एक्स, दिस इज डोमेन, दिस इज योर वाई, दिस इज योर कोडोमेन। डिफिनीशन को समझना कि क्या कह रही है डिफिनीशन। वो ये कह रही है a function f(x) is said to be continuous at x is equals to a if for every sequence an converging to a, वो सारी सीक्वेंसेस जो ए पे कन्वर्ज करती हैं उस सीक्वेंसेस के लिए द सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेस टू एफ ए, मतलब वो सीक्वेंस जो कि ए पे कन्वर्ज कर रही है तो उनमें उस सीक्वेंस के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यूज है उनके लिए एक सीक्वेंस बनी और वो एफ ए पे कन्वर्ज करेगी। अगर ऐसा होता है हर एक सीक्वेंस के लिए तो वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट दैट पॉइंट एक्स पे। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास a1 a2 इस तरीके से हमारे पास सारे मेंबर्स पड़े हुए हैं, है ना, an इस तरीके से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं a भी पड़ा हुआ है डोमेन के अंदर। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज पड़ी हुई f ऑफ a1 f ऑफ a2, है ना, अप टू f ऑफ an, कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी पड़ी हुई क्योंकि डोमेन के हर एक पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, तो फंक्शन की वैल्यू भी पड़ी हुई है। a1 gives your f of a1 and a2 gives f of a2 इस तरीके से। ठीक, we defined this is your function f। ओके, तो अब ध्यान देना, अगर हमने मान लिया कि we have a sequence this is a1 a2 a3 और a4, ठीक है, इसकी लिमिट है a, वो सीक्वेंस लिया जिसकी लिमिट a है, या कह सकते हो वो सीक्वेंस जो a पे कन्वर्ज कर रही है। तो अगर ये सीक्वेंस हमारे पास है और इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी f ऑफ a1 f ऑफ a2 f ऑफ a3, है ना, अप टू इंफिनिटी, एंड दैट विल बी इक्वल टू f, मतलब इसकी लिमिट f हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है लिमिट व्हेन दिस n लिखते हैं ना यहाँ पर, फिर n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब टर्म्स हम बढ़ाते जाते हैं, तो दिस लिमिट an इट शुड बी इक्वल टू a, एंड this implies this limit n tending to infinity of f of an it should be equal to f। अगर ऐसा हर एक सीक्वेंस जो कि ए पे कन्वर्ज करे उसके लिए जो फंक्शंस की लिमिट बनेगी वो भी एफ पे कन्वर्ज करे, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब बड़ा अच्छा रिजल्ट बनता है कि हम देखिए अब हर एक सीक्वेंस को निकाल कर ये चेक करना जो ए पे कन्वर्ज करती है और उसके बाद वो जो है, तो जनरल वे में हमें प्रूव करना होगा जनरल तरीके से। लेकिन अगर हमको ये देखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो हम अगर कोई एग्जांपल पा जाए, एग्जांपल का मतलब हमको कोई कोई एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाए जो ए पे कन्वर्ज कर रही है बट उनके फंक्शंस की जो सीक्वेंस बन रही है वो एफ ए पे कन्वर्ज नहीं कर रही, वो किसी दूसरे पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, या हो सकता है वो डाइवर्ज करे। ठीक है, इन दैट सेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तब हम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, क्योंकि लिखा क्या टर्म लिखा हुआ फॉर एवरी सीक्वेंस एन। इसी तरीके से जो अपर डेफिनेशन है हमारे पास, अगर उनको चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हमको क्या दिखाना होगा, एक एप्सिलॉन लिया, है ना, उस एप्सिलॉन के लिए हमको कोई ऐसा डेल्टा मिले ही ना जो इस कंडीशन को होल्ड करता हो, ये एक डेल्टा ऐसा
ठीक है, मतलब जो भी डेल्टा मिले उसके लिए फंक्शन जो मॉड ऑफ एफ एक्स, जो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है दैट विल बी ग्रेटर, मतलब जो भी डेल्टा मिले और उस डेल्टा को लेकर हमने एक इंटरवल बनाया मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, बट फंक्शन जो है एफ एक्स माइनस एफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन आ रहा है, वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई डेल्टा ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो कंडीशन को होल्ड करे। एक भी मिल गया देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट वन डेल्टा इज देयर, इट मे बी मैनी डेल्टा यू कैन, बट एटलीस्ट एक डेल्टा भी मिल गया हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एंड इन दैट केस वी कैन से द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट। क्लियर? तो डिफिनीशन क्लियर हो रही है, डिफिनीशन हमारी क्या कह रही है, कैसे हम उस चीज को समझना है और उसको दिमाग में हमें आत्मसात करना है, उसको समझना है कि डिफिनीशन क्या कह रही है। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे पास डिफिनीशन क्या कह रही है। क्लियर? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने तीन डिफिनीशंस पढ़ी। एक तो हम जो बेसिक डिफिनीशन हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो, दूसरा हमने कॉची डिफिनीशन पढ़ी, और हीन्स डिफिनीशन पढ़ी। ठीक है, तो हीन्स तो थोड़ा सा रिजल्ट टाइप में लग रहा है कि भैया हमारे पास अगर सीक्वेंसेस हैं जो कि ए पे कन्वर्ज करते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव जो फंक्शन की सीक्वेंसेज है वो एफ ए पे कन्वर्ज करेंगे फॉर एवरी, इट विल बी होल्ड फॉर एवरी। एक सीक्वेंस भी ऐसी मिल जाती है जो ए पे तो कन्वर्ज कर रही बट उनकी रिस्पेक्टिव जो फंक्शन की सीक्वेंस है वो एफ ए पे कन्वर्ज नहीं कर रही, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं व्हाट हाउ वी कैन इक्विवेलेंट, ये दोनों डिफिनीशन इक्वल हैं कॉची वाली और हीन वाली, इसको चेक करना है। तो लेट अस प्रूव कि हमारे पास ये दोनों डिफिनीशन एक ही चीज कह रही है, ये कंटिन्यूटी की ही बात कर रही है। या यू कैन से कि हम अगर कॉची की डिफिनीशन को यूज करके वी कैन प्रूव दैट डिफिनीशन होल्ड दिस डिफिनीशन, थर्ड इज आल्सो होल्ड हिंस डिफिनीशन, या हिंस को डिफिनीशन का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कॉची की डिफिनीशन भी होल्ड करेगी। तो आइए जरा ये इक्विवेलेंसी चेक कर लेते हैं। बोथ बोथ द definitions are equal, both are the differential equations are saying the same thing, है ना? तो हम किसी भी डिफिनीशन का यूज करके हम कंटिन्यूटी की को प्रूव दे सकते हैं। ओके, तो लेट अस सी द डिफिनीशन, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें रिजल्ट्स को प्रूव करना होता है, कैसे हमें रिजल्ट्स को प्रूव, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन से ज्यादा थिंकिंग मैटर करेगी कि मैथमेटिक्स एक्चुअली में कैसे लिखी जाती है। ओके, तो let us prove the equivalence of the definition of Cauchy and Lie. Both are the same definition, both are representing the same thing. Okay, तो कैसे चेक करेंगे, let us try. Equivalence of the definition, I will going to write the proofs कि ये दोनों definitions एक दूसरे को रिप्रेजेंट करती हैं, या किसी भी डिफिनेशन का हम यूज कर सकते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। ओके, सो लेट्स द थ्योरम। A function is continuous, a function fx which is continuous in accordance, है ना, continuous है with Cauchy's definition is also continuous मतलब दोनों डिफिनेशन में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, हीन्स डिफिनेशन, और अगर हीन डिफिनेशन को फॉलो करता है तो कॉची डिफिनेशन भी फॉलो करेगा एंड कन्वर्स।
and converges. So a function fx which is continuous in accordance with the Cauchy definition. Cauchy definition से वो continuous है, तो it will be also continuous by Hien definition. मतलब Hien definition को भी follow करेगा, और अगर Hien definition follow करता है तो Cauchy definition. It means इन तीनों में से एक भी आप definition के definition की मदद से हम continuity prove कर सकते हैं, तो it will be same, है ना, हर किसी से हम कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स सी हाउ वी विल डू. तो पहले हम ये लेके चलते हैं कि आवर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बाय द कॉची डेफिनेशन. कॉची डेफिनेशन को फॉलो करता है. वी विल एबल टू प्रूव कि इस वाली डेफिनेशन भी फुलफिल हो रही है. ओके, तो आइए जरा देखते हैं. तो लेट अस राइट द प्रूफ. ओके, so let fx be a continuous function. Let is continuous let fx is continuous by Cauchy's definition. Cauchy's definition at x is equals to a. ठीक, तो कॉची डिफिनीशन हमारे पास क्या कहती है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव डेल्टा, दैट कंडीशन विल होल्ड. दैट इज definition of Cauchy definition. So it means for a given delta, given epsilon, we have a delta, we find delta such that fx minus fa is less than epsilon for mod of x minus a is less than for less than delta, है ना. जब जब हमारे पास x इस इंटरवल में रहेगा तो फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी. तो दिस कंडीशन भी है. तो आई एम जस्ट पुटिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1. This fx will be lying in this interval fa minus epsilon fa plus epsilon for x is belonging to this interval a minus delta and e plus delta. This is the, है ना. तो बेसिकली वी हैव दिस कंडीशन. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. इक्वेशन नंबर, तो इतना हमारे पास है. हमने फंक्शन को कहा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कॉची डिफिनेशन के थ्रू. तो इसका मतलब फॉर एवरी एप्सिलॉन वी हैव अ डेल्टा. तो कोई भी डेल्टा हमारे एप्सिलॉन होगा उसके लिए डेल्टा मिल जाएगा और ये कंडीशन होल्ड करेगी. तो आई एम जस्ट टेकिंग दिस इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं. अब हमें क्या दिखाना है कि फॉर एवरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस जो ए पे कन्वर्ट करती है तो उसके रिस्पेक्टिव जो एफ ऑफ ए एन सीक्वेंस होगी वो एफ ए पे कन्वर्ट करेगी. दिस इज आवर टास्क टू प्रूव इन द फर्स्ट पार्ट, है ना. तो आइए जरा, इफ अ सीक्वेंस हम सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि ए पे कन्वर्ट कर रही है. तो लेट इफ ए इज अ सीक्वेंस, if a sequence, if I'm just in this is your an converges to a, a पे कन्वर्ट कर रही. ठीक है, तो आपको ये पता है कन्वर्जेस टू ए का मतलब क्या हुआ. when n tending to infinity the limit will be a. ये तो लिमिट होता है. कन्वर्जेस का मतलब ये होता है. तो इसका मतलब होता है लिमिट दिस इज n tending to infinity of an is just equal to, इसी का मतलब होता है. ठीक है, और अगर किसी किसी फंक्शन an इज फंक्शन ऑफ n, जैसे n का कुछ फंक्शन ही होगा. सीक्वेंस जो होती है दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू अ रियल नंबर या एन एटसेट, है ना. तो फंक्शन ही है. तो यहाँ पर एफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास यू नो दैट
कि अगर हम कहते थे कि लिमिट एट इन्फिनिटी, हमने देखा था ना, लिमिट व्हेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एक्स इज समथिंग एल। तो इसके लिए हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि हमारे पास आफ्टर स्टेज ऑफ एक्स, मतलब देयर एग्जिस्ट एम, है ना, एक इंटीग्रल वैल्यू हम मान लेते थे, एक इंटीजर, such that if I'm just taking that this fx minus l is less than epsilon, मतलब for every epsilon there exists m in the integer, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर such that mod of fx1 is less than when this x is greater than m, m से बड़ा ले लो, इसका मतलब हम x is tending to infinity, then fx will be tending to l, this is the limit at the infinite point। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात हुई कि ये जो अपसाइलम हम लेके चले हैं, ठीक है, इस अपसाइलम या डेल्टा के लिए वी कैन जस्ट से डेल्टा, वी कैन टेक डेल्टा हियर, so we have a delta that will be fulfill this condition, mod of this x is greater than m। तो यहाँ पर n है, n is tending to infinity of an, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम जस्ट टेकिंग, तो डेल्टा एज एप्सिलॉन हम दे सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है ना, x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो हम इस डेल्टा को ही ले लेते हैं एज एप्सिलॉन, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एप्सिलॉन लिया, तो ठीक है, तो हमारी कंडीशन होल्ड करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, वी कैन राइट हियर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that you can say mod of an minus का a is less than delta when n is greater than m। तो क्योंकि n is tending to infinity, तो एक हमको m जरूर मिल जाएगा, जिससे अगर जब जब n बड़ा होगा तो mod of an minus a is less than delta। I'm just taking this is okay। तो जो इक्वेशन 1 है, पुट x is equals to an in 1, जहां पर x है, क्योंकि क्योंकि जो कंडीशन 1 है दैट बी ट्रू फॉर ऑल द x कुछ भी ले ले, है ना, उस कंडीशन के वो होल्ड करता है। तो अगर हमारे पास उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं उस इंटरवल को an के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी आल्सो होल्ड, यू कैन जस्ट से f ऑफ an माइनस f इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर mod of an minus a is less than delta, ठीक। इसको इक्वेशन 3 के ये कंडीशन, आप एक चीज ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि mod of an minus a is less than delta where n is greater than m, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, दिस इज mod of an minus a is less than delta, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं इसके साथ साथ में कि mod of f of an minus f is less than epsilon when n is greater than m। तो यार यू कैन से, so by 2 and 3, by 2 and 3 we have, you can say this is your mod of f of an minus of f is less than epsilon for n is greater than f, ठीक है। समझ पा रहे हैं हम ये क्यों लिखा, क्योंकि हम 2 में देख पा रहे हैं कि mod of an माइनस ए, और ये क्यों, क्योंकि हमारे पास जब इनफिनाइट लिमिट की बात होती है, लिमिट एट इंफिनिटी बात होती है, तो हमारे पास हम कहते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर मिल जाएगा, जिससे बड़ा अगर हम कोई भी x या n ले, दैट विल बी फॉलो दिस कंडीशन, है ना। तो mod ऑफ, तो इस डेल्टा जो हमारे पास है उसको एज एप्सिलॉन हम चूज कर ले रहे हैं सेकंड में, और यहाँ पर mod ऑफ an माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन करा एंड दिस n इज ग्रेटर देन m, ठीक। तो यहाँ से हमको ये मिल गया इन्फिनिटी वाली जो कंडीशन थी उसकी मदद से, ओके। और फिर हमने इसका इसमें जो है रिप्लेस कर दिया, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसके अंदर हमने रिप्लेस करा क्या,
एक्स को an से। तो जब हमने रिप्लेस करा तो हमको ये कंडीशन मिली। इस कंडीशन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, और यही ये बताता है कि एफ ऑफ an की लिमिट क्या है, एफ पे है, क्योंकि लिमिट की जो डेफिनेशन है वो यही है। तो from 2 and 3 we can write, so this implies what, limit n tending to infinity f of an is just equal to f a, got it? तो hence the condition is necessary, है ना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो तीन वाली डिफिनीशन है दैट इज आल्सो नेसेसरी फॉर कॉचीज डिफिनीशन। अगर कोई कॉची डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है तो इनको भी करेगा, इट्स एन इक्विवेलेंट डिफिनीशन, इन हेंस द कंडीशन इज क्लियर। आई होप समझ आ गया होगा। अब इसको कन्वर्सली प्रूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि हिंस डिफिनीशन अगर होल्ड कर रही है तो आई एम गोइंग टू चेक कि हमारे पास कॉची डिफिनीशन भी होल्ड करेगी। तो कन्वर्सली आ जाती है। तो हमने कि देखा कि ये समझ आ गया कि हमारे पास कॉची डिफिनेशन होल्ड करती है तो हिंस टेबल, तो कोई भी ए एन जो कि ए पे कन्वर्ज कर रही है तो उसके लिए एफ ऑफ ए वन विल बी कन्वर्ज टू एफ ए, दिस इज द डिफरेंस। नाउ तो कंसीडर करा कि हमारे पास जो कंसीडर कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द हिंस डिफिनेशन, है ना, हिंस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वो कॉन्टिन्यूअस। कंसीडर दिस एफ एक्स इज continuous according with Keynes definition. ओके ओके, तो इसका मतलब फॉर एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस ए एन दैट कन्वर्जेस टू ए, द एफ ऑफ ए वन विल बी कन्वर्ट टू एफ ए, ये हमारे पास कंडीशन है। तो यही डेफिनेशन को डिफाइन करती है। तो देन वी कैन से देन फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन converging to A, which implies limit n tending to infinity of f of an will also convert to f। Got it? अच्छा, अब हमको प्रूव करना है क्या कि कॉची डिफिनेशन को भी होल्ड कराता है। तो नाउ वी हैव टू प्रूव। अब देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं प्रूफ, हर एक लाइन हर एक चीज, नेक्स्ट स्टेप हमें कैसे लिखना है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, छोटी छोटी चीजें, तभी आप एग्जाम में प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन को लिख पाएंगे। खासकर जब हमें कोई रिजल्ट शो करना होता है या प्रूव करना होता है या डिफिनीशन को लिखना होता है। ओके, तो नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बाय कॉची डिफिनेशन, ये दिखाना है कि कॉची डिफिनेशन को भी ये फॉलो करता है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कॉची डिफिनेशन से कॉन्टिन्यूअस नहीं, थोड़ी देर के लिए कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, है ना, कि हम लेके चलेंगे कि भाई कॉची डिफिनेशन से फिर हमारी जो डिफिनेशन गिवन है उसको कंट्राडिक्ट कर देगा। ठीक है, तो आइए जरा देख लेते हैं कि लेट अस सपोज इफ पॉसिबल, लेट अस सपोज
सपोज it is not continuous at A, then अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है कॉसी डिप्रीशिएशन की वजह से, कॉसी डिप्रीशिएशन की तरफ से कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब हर एक एप्सिलॉन के लिए जो भी डेल्टा मिलेगा, मतलब कोई डेल्टा मिलेगा ही नहीं, और जो भी डेल्टा मिलेगा दैट इन दैट केस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन। होना क्या चाहिए था, लेस देन एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट। तो इसका मतलब फॉर एवरी डेल्टा, जो उस कंडीशन को अगर डेल्टा मिलता भी है तो उस इंटरवल से अगर हम कुछ भी उठाते हैं तो उससे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव फॉर एवरी डेल्टा, क्योंकि वो कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा, इसका मतलब कोई भी डेल्टा अगर हम लेके चलते हैं तो उस कंडीशन में एफ एक्स माने एफ एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना। लेस देन तो नहीं होगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, अगर एक भी डेल्टा मिल जाएगा तो कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। तो फॉर एप्सिलॉन कुछ भी ले ले, एवरी डेल्टा कुछ भी डेल्टा हम ले, it will be delta positive, there is some x, कुछ x वैल्यूज हम जो लेते हैं उस इंटरवल में, है ना, उस इंटरवल से कुछ x हमको बिलोंग करेंगे, such that फॉर, अगर हम x इसमें से लेते हैं x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, such that mod of fx माइनस एफ ए इज ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। कहने का मतलब सम एक्स का मतलब है कुछ इस इंटरवल में एक्स मिल जाए, मतलब कोई भी इंटरवल जो फॉर्म करेंगे डेल्टा, डेल्टा को लेकर हम इंटरवल फॉर्म करेंगे ए के साथ, और उस केस में हम एक या दो पॉइंट, कुछ भी पॉइंट मिल जाए जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाए। तो इसका मतलब फॉर एवरी नहीं रहा ना, एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल इज हैव लेस और इक्वल टू, है ना। हो सकता है कुछ पॉइंट हो जिसके लिए लेस देन, और बट कुछ अगर ऐसे सम पॉइंट मिल जाते हैं जिसके लिए कंडीशन होल्ड हो जाती है, एफ एक्स माइनस एफ ए ग्रेटर इक्वल टू, इसका मतलब कि हमारे पास कोई डेल्टा ऐसा नहीं मिला कि उस इंटरवल से अगर एक्स कर आपने आपने लिया तो उसके लिए हमारे पास जो ये कंडीशन होल्ड हो, है ना, एफ एक्स माइनस एफ पे इज लेस देन एप्सिलॉन, इसके लिए कोई हमारे पास डेल्टा नहीं मिला, है ना। तो इसलिए हमारे पास ये अगर कोई भी डेल्टा हम लेंगे तो उसके लिए कंडीशन होनी ही पड़ेगी कुछ एक्स के लिए, तो इसीलिए लिख दिया ना सम एक्स। अगर हम सम एक्स नहीं लिखते तो इसका मतलब व्हेनेवर वी चूज एक्स फ्रॉम दिस इंटरवल दिस कंडीशन होल्ड, तो ये भी कहना गलत था, है ना। इसलिए कुछ भी एक आधा भी मिल जाता है तो हमारा, इसका मतलब वो हमारे डिफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं, लेट इट टेक अपने अकॉर्डिंग। तो if take delta that is your 1 upon n, we find is positive integer n, there exists an, है ना, such that क्योंकि ये कंडीशन तो हमारे पास है ना, हमारे पास जो, क्योंकि हमने x लिया तो x के अकॉर्डिंग अगर हम x जब an पुट करते हैं, है ना, तो हम डेल्टा बराबर 1 अपॉन n लिया तो उसके लिए हमको यहाँ पर an मिलता चला जाएगा, तो an मिलेगा तो f ऑफ an मिल जाएगा, f ऑफ n मिल जाएगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी जो ऊपर हमारे पास कंडीशन हमने निकाली है। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिलेगा, सच दैट दिस इज मॉड ऑफ an minus a is less than 1 upon n, but this condition is there, f of an minus f of a is greater or equal to epsilon। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि an
वन अपॉन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड इन दैट केस वी कैन से दिस ए एन कन्वर्जेड टू ए। बट ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, बिकॉज बट हीन्स थ्योरम तो होल्ड कर रही थी, हीन्स थ्योरम होल्ड कर रही थी, इसका मतलब है एफ ऑफ ए शुड बी कन्वर्ज टू एफ ए, है ना। तो यू कैन जस्ट स्टे हियर, दिस गिव्स अ contradiction when n you tending to infinity कर लोगे, this limit when n tending to infinity, this an will be equal to a हो जाएगा, है ना। बट इस केस में लिमिट जो ऑफ आपकी n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एन वो जो है इक्वल नहीं होगी किसके, इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है ना। इट गिव्स अ कंट्रडिक्शन, है ना, तो इट गिव्स अ कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन जो हमने बात माना था कि हमारे पास कॉची डिफिनीशन को फॉलो नहीं करता, बट कॉची डिफिनीशन को फॉलो नहीं करता तो हमारी जो हीन्स वाली डिफिनीशन है उसको गलत साबित कर दे रहा है, इसका मतलब सही क्या है, इसका उल्टा है। ठीक है, तो दिस प्रूव्स द कंट्रडिक्शन। कंट्रडिक्शन इसका मतलब एफ एक्स मस्ट बी फॉलो द डिफिनीशन, मस्ट एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है, विद कॉची डिफिनीशन, definition of quantity। ओके, तो हमने क्या करा कि हमने हीन वाली डिफिनीशन को लेके चले, और फिर हमने ये कंडक्ट ये मान लिया, जब जिम कर ले कि कॉन्टिन्यूस नहीं है कॉची डिफिनीशन को फॉलो करते हुए। तो कॉची इसका मतलब है कि कोई भी हम जो है एप्सिलॉन लेंगे उसके लिए जो डेल्टा मिलेगा उस डेल्टा के लिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वी हैव दिस कंडीशन। और इसके लिए तो डेल्टा अगर वन बार एन ले लेंगे तो उसके लिए हमारे पास ए एन सिक्वेंसेज मिल जाएंगी, और वो सीक्वेंस ए एन माइनस एज लेस देन वन अपॉन एन ले लेते हैं, यहाँ पर तो ये था ही। तो अगर हम एन टेंडिंग टू इनफिनिटी लेंगे तो ए एन तो ए पे कन्वर्ज कर जाएगा, बट जो एफ ऑफ ए एन है दैट विल बी नॉट कन्वर्ज एफ ए। और ये कंट्राडिक्ट कर दिया क्योंकि हम इन थ्योरम तो ले ही रहे थे ना कि हर एक सीक्वेंस कन्वर्जिंग सीक्वेंस ए इज कन्वर्जिंग टू एफ ऑफ ए एन इज कन्वर्जिंग टू एफ ए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है, तो एजम्पशन सही क्या है, उसे कॉन्टिन्यूस होना ही पड़ेगा विद कॉची डिफिनीशन। इसका मतलब जब जब हीन थ्योरम और हीन डिफिनीशन और कॉची डिफिनीशन दीज आर इक्विवेलेंट डिफिनीशन, तो अगर आपसे बोला था डिफाइन कंटिन्यूटी यू कैन यूज एनी डिफिनीशन टू डिफाइन द थिंग। ओके, गॉट इट। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे जो कंटिन्यूटी है डिफिनीशन सबसे बेसिकली जो हमें समझना है, इस लेक्चर में हमने जो डिजाइन करा है उसमें हमने कंटिन्यूटी की बात करी है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब क्या है ना। और उसके में हमने ये रिजल्ट प्रूव करा, तो इससे ये भी कि अगर दो डिफिनीशन अलग अलग तरीके से लिखी गई है या अलग अलग रिजल्ट्स को बता रही है, अलग अलग कंडीशंस को बता रही है, और वो इक्विवेलेंसी अगर प्रूव करना है देन वी कैन आल्सो वी यूज वन डेफिनेशन prove another and another to previous one, है ना। इस तरीके से हमें देखना होता है। ओके, आइए कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। हम जान रहे हैं कि आपका लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट हम एक दो एग्जांपल्स भी कर लेते हैं ताकि हमारी डिफिनीशन और क्लिस्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डिफिनीशन में हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स रखे हुए, कुछ एग्जांपल्स हैं, तो लेट अस डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल, तो कंटिन्यूटी आपकी थोड़ी सी और क्रिस्टल क्लियर होगी। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है, द फंक्शन फंक्शन एक्स की पावर एन, ये है, ठीक है, और एक्स आई एम टेकिंग एक्स इज पॉजिटिव, इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स,
क्यों क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा? कि यू नो दैट कि अगर हमें इसका लिमिट चाहिए, वी आर गोइंग टू लिमिट एन टेंडिंग एक्स टेंडिंग टू ए of x की पावर n is just equal to a की पावर n in this way। अब सवाल हमारे पास ये उठता है कि अगर एक निगेटिव ले लेंगे तब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ तो हमारे पास आ गया कि फंक्शन की जो यहाँ पर एफ एक्स है, दैट इज योर एफ एक्स इज एक्स की पावर n, आई एम टेकिंग दिस एक्स इज पॉजिटिव। ओके, सो तो कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब कि इसके डोमेन, डोमेन का मतलब हो गया कि वी आर फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ये आपका डोमेन हो गया है ना, राइट हाफ रियल लाइन, रियल लाइन की जो राइट हाफ पोर्शन है उसके उसमें से कोई भी एक्स लोगे, हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो जो ओपन इंटरवल जीरो कमा इंफिनिटी बना, इसमें ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो वी नो दैट कि हर पॉइंट पे जब लिमिट निकाले जाएंगे तो जहां एक्स है उसकी जगह ए रख देंगे, तो यहाँ पर लिमिट निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं, फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास सिंपली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट ए, कोई भी पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ए की पावर एन ही आ जाए, है ना। तो कोई भी पॉइंट लेंगे फ्रॉम ए इज एनी पॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल, तो दिस इज जनरल पॉइंट ए, उसके ऊपर हमारे पास कंटिन्यूटी डिपेंड। व्हाट विल हैपन फॉर द निगेटिव? अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स को निगेटिव, yeah, you can say x is equal to something minus times of k and k is any positive number। क्लियर? तो यहाँ पर जब हम जाएंगे लिमिट निकालने, ध्यान देना, when you are going to find the limit x tending to a, point a था, and we are putting minus of k in the place of n। तो यहाँ पर हमारे पास -1 की पावर n आ जाए, लिमिट x टेंडिंग टू a और एक k की पावर n, x नहीं यहाँ पर k कर दीजिए क्योंकि हमारे पास हमने k को ले लिया है यहाँ पे, हालांकि नेगेटिव था, एक k ले लिया, ठीक। तो दिस विल बी k टेंडिंग टू a। अब यहाँ पर जब पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, -1 की पावर n, और यहाँ पर बनेगा तुम्हारे पास a की पावर n। अब ध्यान देना, क्योंकि यू डोंट नो ए n क्या है, n पॉजिटिव है, नेगेटिव है, n ऑड है, इवन है, व्हाट एवर द n इज सम होल नंबर, सम पॉजिटिव होल नंबर, बट इवन है या ऑड, उसके अकॉर्डिंग इसके दो रिजल्ट बन जाएंगे, एक तो a की पावर n बन जाएगा और दूसरा प्लस में a की पावर n बन जाएगा। ये बनेगा व्हेन n इज ऑड और ये बनेगा व्हेन n इज इवन। तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएट करेगा दो वैल्यूज पे कि इन दिस केस द लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी इस तरह से, क्योंकि दो लिमिट्स आ रही है, तो हम और यूनिक लिमिट होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्टिंग के लिए हमारे पास यूनिकनेस होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर जो निगेटिव एक्स होगा उसके लिए हम नहीं कह पाएंगे कि एक्स पावर एन कॉन्टिन्यूअस होगा, बट अगर पॉजिटिव एक्स है देन ये -1 की पावर एन वाला जो केस है वो नहीं आएगा, इसलिए वो फंक्शन हमारे पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, पॉजिटिव ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो नॉट, अगर हम सर यहाँ पर एक्स को हम निगेटिव ले रहे थे ना, हाँ ये पॉजिटिव नहीं, यहाँ निगेटिव होगा, ये ऐसे बोलो एक्स इज लेस देन 0। हम नेगेटिव पे केस पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास कंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा, तो क्यों? क्योंकि वहां पर -1 की पावर n आ जा रहा है और उससे माइनस आएगा प्लस आएगा, वी कांट से, तो एक यूनिक लिमिट पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, इसलिए हमारे पास दिस इज नॉट दिस रिजल्ट इज नॉट फॉर। तो कोई भी हम फंक्शन, जैसे अगर हमने लिया 2 की पावर, मान लो हमने n कुछ भी ले सकते हो, कोई भी होल नंबर, हमने 5 सॉरी n, ये मान लो हमने n कुछ भी लिया, मान लो एक हमने फंक्शन लिया, हमने मान लो ऐसे लिखा दिस इज योर एफ एक्स, और यहाँ पर x की पावर हमने लिखा मान लो 8, तो 110% इट इज अ कॉन्टिन्यूअस इफ x इज पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब किसी किसी पॉइंट, जैसे हमने a बराबर लिया 2, a बराबर 2 पे फंक्शन क्या है?
कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये तो ऑड ऑड है, इसका मतलब ये निगेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा, पॉजिटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा, है ना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। तो डिपेंड करेगा ऑड इवन क्या है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एन भी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए एन क्या है वी डोंट नो। अगर एन हमारे पास फिक्स नंबर नहीं है तो हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर पाएंगे। क्लियर। चलिए, तो अगर एफ एक्स एक्स फॉर एन है तो उस केस में हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। दूसरा आते हैं साइन एक्स की बात करते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेंगे। साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन होल रियल नंबर, है ना। कॉन्टिन्यूस हर जगह पर कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। continuous function of x for all values of x, है ना, ऑल रियल नंबर पे। क्यों? क्योंकि लिमिट इसकी सेम आती है। सिंस यू कैन से दिस इज लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू a, कोई भी पॉइंट ले लो, साइन ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू साइन ऑफ, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। थर्ड थर्ड रिजल्ट लिख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं। इसी तरीके की कॉस की भी बात कर सकते हो। कॉस भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जब कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एक्स फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सिमिलरली वी आर टॉक अबाउट tan x। tan x जहां पर डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू नहीं देंगे। तो किस पे नहीं डिफाइन होता? जिस पे, क्योंकि यू नो दैट tan x जो होता है, tan x इज जस्ट इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो cos x सिर्फ पे जीरो होता है, उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जीरो किस पे होता है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, है ना। तो हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस होगा एक्सेप्ट दिस दैट पॉइंट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। The continuous function you can just write here of x in any interval which does not include any point, any of the point, है ना। पॉइंट कौन कौन से? this x is not equal to, this is plus minus 2n plus 1 into pi by, so odd multiple of pi by 2, and n is in integer, positive integer 1 2 3 कुछ भी ले लो। क्लियर। एंड अगर हम बात करते हैं लिमिट की, व्हेन पाई बाई टू पे अगर हम लिमिट की बात करते हैं, वी कैन सी ऑन द एनी पॉइंट विच इज ऑड मल्टीपल ऑफ यू, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आएगी और राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आएगी। बिकॉज से या वी कैन से consider the case as this is x is tending to pi by 2, we have this is a limit x tending to pi by 2 प्लस, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये प्लस इन्फिनिटी आता है। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं उसी पॉइंट पे, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आता है? दैट इज जस्ट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। तो यू कैन से कि दिस दिस इट डज नॉट एग्जिस्ट,
So you can say, thus we can say, thus this limit of tan x does not exist in these points. That does not exist and is not continuous. Is not continuous at x is equals to pi by. In the similar, you can prove for this in the similarly for all others. X is equals to plus minus 2 n plus 1 pi by 2 where n is equals to 1, 2, 3 and so on. We can prove like this. तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट कोई भी इंटरवल जो इन पॉइंट्स में से किसी एक को भी कंटेन करा है तो वो उस इंटरवल के अंदर फंक्शन थ्रू आउट इंटरवल वो कंटिन्यूअस नहीं। फिफ्थ वाला लिख लेते, ये जो हम रिजल्ट्स लिखा रहे हैं, जो हम एग्जांपल लिखा रहे हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है। मतलब ये ऐसे एग्जांपल्स है जिनको आपको हमेशा आना ही चाहिए कि कहाँ कंटिन्यूअस है कहाँ नहीं है ना। log x की अगर हम बात कर लेते हैं, log x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, continuous for all values of x is positive. The function ठीक है वैल्यू नहीं देता है ना, उस चीज हो जाता है कोई वैल्यू नहीं देता है when this negative ceases to be real नहीं होता है, रियल वैल्यू नहीं देता फॉर व्हेन x इज नेगेटिव। तो x अगर नेगेटिव है तो उस पर कोई वैल्यू नहीं देता एंड इज नॉट कॉन्टिन्यूअस x बराबर 0। x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जो log x है वो पॉजिटिव x के लिए कॉन्टिन्यूअस है, x की वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। पॉइंट x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो ये हर वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको भी लिख लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to power x is continuous for all values of, इसको भी आप लिख दीजिए। सेवन है कि अगर हम बात करेंगे 1/x, ये 0 पे छोड़ के और सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता क्योंकि हमने देखा था व्हेन x टेंडिंग टू 0 तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना, इसको हमने देखा था। तो इसका मतलब है ये फंक्शन 0 को छोड़कर सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इज कॉन्टिन्यूअस is continuous in every interval which does not include the point x is equals to 0। x बराबर 0 जिस इंटरवल में नहीं है उन सारे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमारे पास 1/x डिसकंटिन्यूअस होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस पॉइंट पे डिफरेंस है, फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन की वैल्यू भी जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो x यू कैन से here you can say at x is equals to 0 the function is not continuous।
not continuous. Okay, so if you are going to say this is a limit x tending to 0 plus of 1 upon x is equals to plus infinity, and this is the limit x tending to 0 minus of 1 upon x is just equal to minus infinity. ठीक, तो यू नो दैट कि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आती थी और जो प्लस हैंड लिमिट वो प्लस इन्फिनिटी आती थी। इसको हमने करा है लिमिट में, जब हम लिमिट की बात कर रहे थे तो दिस इंप्लाइज कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 upon x डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कॉन्टिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते, है ना। अगर हम इसका थोड़ा ग्राफ देखना चाहें कि कैसे बनता है तो सिंपली वी नो दैट कि कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया तुम्हारे पास, ये y है और ये y डैश है। तो जब हम जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं, जीरो से ये कुछ ऐसे बनता है। ये ऐसे जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो जीरो की तरफ वैल्यू आती है ना। और कुछ है ना। तो जब हम जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब हम माइनस की तरफ जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी ऑफ रियल लाइन, दिस इज माइनस। क्लियर। तो 1 अपॉन एक्स जो फंक्शन है y इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ये कॉन्टिन्यूअस होता है सारे इंटरवल्स के अंदर जिसमें जीरो नहीं होता। अगर कोई भी इंटरवल जिसके अंदर जीरो है तो वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। x बराबर जीरो पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। क्लियर। तो आई होप तो कि आपको लिमिट की जो डेफिनेशन है, सॉरी कॉन्टिन्यूअस की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी, और कैसे हम उसको करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, कैसे हम प्रूविंग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स को, आप कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल्स को अपने दिमाग में रखना है। तो हमारे जो आगे के जर्नी, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की जब हम बात करेंगे, जब हम इंटीग्रेबल की बात करेंगे, फंक्शन इंटीग्रेबल है कि नहीं, वी कैन तो हमारे पर वहां पर जरूरत पड़ती है हमें किसकी, कंटिन्यूटी की। फंक्शन के डिफरेंशियल होने के लिए भी कंटिन्यूअस का होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए फंक्शन की कंटिन्यूटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे और एग्जांपल्स आप पढ़िएगा। बाकी आप जो भी बच्चे इस लेक्चर्स फॉलो करते हैं उससे रिक्वेस्ट है कि और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर कर दीजिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को पढ़ते हैं। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी सिलेबस, किसी भी कोर्स को पढ़ रहे हैं जो कि हायर मैथमेटिक्स का कोर्स है, और आपका कंटेंट आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपसे रिलेटेड है। जैसे IIT जैम वगैरह का अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या आप SIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, हम कोशिश करेंगे कि 1 बाय 1 हम हर एक चीज को यहाँ पर डिलीवर करें। और बाकी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप लिख दीजिएगा, है ना। और कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आई, तो हम जब नेक्स्ट कभी भी वो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो हम उसको स्टार्ट में डिस्कस कर देंगे साइड में, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो वो अच्छे से बिल्ड हो। ओके, तो थैंक यू। आप यहाँ से मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप और भी स्टूडेंट्स को ये चीजों को बताएं ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके, क्योंकि ये लेक्चर्स का कोई आपको चार्ज नहीं देना है, टोटली फ्री। और आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। और बीइंग रिसर्चर इन मैथमेटिक्स, अच्छा लगता है मुझे मैथमेटिक्स को करना और सिखाना, दोनों चीजें। ओके, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।